क्या F5 पढ़ें? लेक्चर नंबर 200। वो दरख्शिंदा सितारे हाथ खड़ा करें जिन्होंने, जो खुद ही पहले हाथ खड़ा कर दिए हैं। वो दरख्शिंदा सितारे हाथ खड़ा करें जिन्होंने कल वाला सवाल घर में जाके किया है। ऐसे ही पूछ रहा हूं, ऐसे ही, कल जाके किताब तक नहीं खोली, बस ऐसे ही मुंह उठा के आज आ गए हैं। एक, शर्म तो नहीं आती? दो, तीन। अच्छा जी, उकाबी रूह बेदार करनी है सेशन में आपने। मोहम्मद बिन कासिम ने कितने साल की उम्र में सिंध फतह कर लिया था और आप अभी तक अपने आप को फतह नहीं कर पा रहे? अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो और क्या होना है? आपका अपना आप आपके आपको खराब करते हैं। बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जी भाईजान, आ जाएं, आगे आ जाएं, इधर आगे आ जाएं। पे हमारे जिन हजरात का भाईजान पहला दिन है आज, तो बिल्कुल रिलैक्स फील करें, जैसे दुनिया के अंदर जब पहले दिन आए थे तो रिलैक्स फील कर रहे थे। क्या पता था, कुछ पता ही नहीं था इनको, सारी चीजें नई नई लग रही थी। अच्छा जी, कल हमने जो है वो सबसे पहले बात की थी इंटेंजिबल्स के ऊपर। जो हजरात फर्स्ट डे आए परेशान ना हो। इंटेंजिबल्स जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इनके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। बिल्कुल फ्रेश बातें होंगी, परेशान नहीं होना। पहली बात, इंटेंजिबल्स आइडेंटिफिएबल होते हैं, यानी इनकी शनाख्त हो सकती है, पता चल सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर से तो अलग होगा ना, वो तो टेंजिबल है। इंटेंजिबल्स की फिजिकल हैसियत नहीं होती, नो फिजिकल सब्सटेंस। और तीसरी बात, इंटेंजिबल्स मनी नहीं है, मनी नहीं है, पैसे नहीं है, यानी सॉफ्टवेयर पैसे नहीं है। तो मनी नहीं है तो इसका नाम रखा था नॉन मनी। नॉन मनी, ये पैसे नहीं है। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, वो भी मनी नहीं है, नॉन मनी टाइप चीज है। तो इंटेंजिबल्स भी नॉन मनी है। जरा प्रोफेशनल नाम, नॉन मॉनेटरी। कौन सी टरी? नॉन मॉनेटरी। इंटेंजिबल्स आइडेंटिफाई कैसे होते हैं? उसके लिए हमने कहा था इंटेंजिबल्स ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो सकते हैं। यानी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, कॉलेज वालों के पास फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो कॉलेज वालों के पास अगर फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें वो फीस प्रोसेस करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर अगर ऑर्गेनाइजेशन बेचना चाहे तो वो ऑर्गेनाइजेशन से जुदा करके बेचा जा सकता है। उसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बेचना पड़ेगा, इंटेंजिबल को सेपरेट करके बेचा जा सकता है। और दूसरी बात फिर हमने पढ़ी थी कि कई दफा इंटेंजिबल्स ऐसे होते हैं जिनको बेचने की इजाजत नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे आपने गवर्नमेंट से फिशिंग लाइसेंस बाय किया, गवर्नमेंट से असलहे का लाइसेंस बाय किया, गवर्नमेंट कहती है ये आगे बेच नहीं सकते। उसको सेपरेबल तो शायद फिर आपसे ना हो, आप उसे अलग तो अपने आप से ना कर सकें, लेकिन क्योंकि वो एक लीगल राइट है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, तो लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट अगर आपके पास मौजूद है तो ये बात भी काफी है इसके क्या होने के लिए, आइडेंटिफिएबल होने के लिए। तो आइडेंटिफिएबल होने के लिए जरूरी नहीं है कि चीज सेपरेबल हो। ऐसा भी हो सकता है कि चीज आपसे जुदा ना हो सके, सेपरेट ना हो सके, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया हुआ लाइसेंस बेचने से, लेकिन स्टिल उसका लीगल राइट होना इस चीज का एविडेंस है कि वो चीज अपने अंदर क्या है, आइडेंटिफिएबल। तो जिस चीज में ये 3 खासियतें पाई जाएं वो क्या बन जाती है, इंटेंजिबल। अच्छा, दुकान के ऊपर इन्वेंट्री पड़ी है, बोतल पड़ी है बेचने के लिए। अब वो जो बोतल पड़ी है बेचने के लिए, उसके ऊपर आप देखें आइडेंटिफिएबल तो है, और बोतल बोतल है, पैसे नहीं है, लेकिन बोतल का फिजिकल, इस वजह से बोतल को क्या कहा जाएगा, इन्वेंट्री। उसको हम क्या नहीं कह सकते, इंटेंजिबल नहीं कह सकते। इसी तरह हमारा एयर कंडीशनर है कॉलेज में लगा हुआ। अब एयर कंडीशनर आइडेंटिफिएबल भी है, इट इज अ नॉन मनी, मनी नहीं है, पैसे नहीं है, बट स्टिल इट इज अ टेंजेबल बिकॉज इसका फिजिकल सब्सटेंस है। ये नहीं हम कह सकते नो फिजिकल सब्सटेंस। तो जिस चीज में ये तीनों बातें पाई जाएंगी, दैट चीज विल बी कॉल्ड एज इंटेंजिबल। उसके बाद हमने पढ़ा था जी, इंटेंजिबल 2 किस्म के हैं। एक वो इंटेंजिबल्स हैं
एक बात जरा आप नई ऐड कर लें, दो खर्चे हैं, स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट, इनको हमेशा आपने एक्सपेंस में डालना है। इंटेंजिबल्स के लिए एक नई बात आज ऐड कर लें अपने रजिस्टर पर, स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट, इनको आपने हमेशा एक्सपेंस में डालना है, कभी भी कैपिटलाइज नहीं करना। जी, रीजन जरा सोचें और बताएं। स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट, इनको हमने हमेशा एक्सपेंस में डालना है। अच्छा जी, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एडवर्टाइजमेंट की है, तो एडवर्टाइजमेंट करने के बाद ये क्या हो रहा है, क्यों होता है, आवाज आती है भाई। आपने एडवर्टाइजमेंट की है, तो एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आपका कस्टमर पर कंट्रोल आ गया? जरूरी नहीं है। आप कस्टमर को जितनी बड़ी मर्जी एडवर्टाइजमेंट करके दिखा दें, कस्टमर जो है वो मुंह नीचे करके कहेगा भाईजान मैं जा रहा हूँ, आप जानो आपकी मर्जी, मुझे आपकी चीज़ नहीं चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट के बाद कस्टमर पे आपका कंट्रोल नहीं आता। इसी तरह अगर आप स्टाफ को ट्रेन करते हैं और स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग देने के बाद आप उसको जो है वो सीट पे बिठा देते हैं, भाई अब हमने आपको ट्रेन कर दिया है, अब आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। तो स्टाफ को ट्रेनिंग देने पे कॉस्ट क्या आएगी? हो सकता है कोई ट्रेनर आप मंगवाएं जो उसको ट्रेन करे, तो ट्रेनर की कोई फीस होगी। हो सकता है ट्रेनर ने 2 लाख रुपया मांगा और आपके सारे नए स्टाफ को ट्रेन कर दिया, लेकिन क्या स्टाफ ट्रेन करने के बाद स्टाफ भाग सकता है? एम्प्लॉयज भाग सकते हैं। तो अगर एम्प्लॉयज भाग सकते हैं तो इट मींस कि आपका उन पे कंट्रोल नहीं है। जैसे एडवर्टाइजमेंट करने के बाद हमारा कस्टमर पे कंट्रोल नहीं रहता, ऐसे स्टाफ ट्रेन करने के बाद स्टाफ पे भी कंट्रोल नहीं रहता। इसमें यह बात आपके जहन में ना आए कि कई दफा स्टाफ से एग्रीमेंट या बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है कि 2 साल तक आपने हमें छोड़ के नहीं जाना, 3 साल तक आपने हमें छोड़ के नहीं जाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल स्टाफ छोड़ के जा सकते हैं। हाँ, उसको जाते हुए कोई पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, वो अलग बात है, वो आपको जाते हुए कोई जुर्माना दे देगा, वो अलग बात है। कोई 1-2 महीने की तनख्वाह आप उसकी जब्त कर लेंगे, ये अलग डिस्कशन है। बात यह है कि स्टाफ को आप जितना मर्जी ट्रेन कर दें और जितना मर्जी कन्विंस कर लें, स्टाफ का जब दिल चाहेगा कोई नई नौकरी मिलेगी आपको छोड़ के जा सकते हैं। तो जो 2 चीज़ें बड़ा स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड ने मना कर दी हैं, IAS 38 ने, किसी भी सूरत में आपने उनको कैपिटलाइज नहीं करना, दैट इज स्टाफ ट्रेनिंग एंड। अगली जो बात थी कल वाली है, वो मैं आखिरी बात करके फिर आज वाली डिस्कशन स्टार्ट करने लगा हूँ। जो हजरात कल तशरीफ नहीं लाए थे वो ज़रा 14 तबक अपने रोशन करके इधर अटेंटिव रहें। पहली बात, इंटेंजिबल्स परचेज भी हो सकते हैं, आप खरीद भी सकते हैं, और इंटेंजिबल्स इंटरनली जनरेट भी हो सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इंटेंजिबल्स को खरीदें, इट्स अप टू यू कि आप इंटेंजिबल्स को खुद बनाएं। जो इंटेंजिबल्स आप खुद बनाते हैं, परचेज किए हुए वाले तो हमेशा कैपिटलाइज होंगे, जो इंटेंजिबल्स आप खुद बनाते हैं उनमें से 5 इंटेंजिबल्स का हमने नाम रखा था कि इनको आपने कभी भी कैपिटलाइज नहीं करना। वो जो 5 हैं बाद में नोट कर लेना, यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, जो लोग पहला दिन है बस समझें बात। वो 5 इंटेंजिबल्स जिनको आपने इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करना, वो गुडविल है, वो कॉलेज वालों के पास एक कस्टमर लिस्ट है, कॉलेज वालों के पास सारे स्टूडेंट्स के नाम है और उनकी लिस्ट है और उनके जो है टेलीफोन नंबर है, उनके एड्रेस अवेलेबल है। फिर इसी तरह न्यूज़पेपर जैसे जंग अखबार हैं, उनका जो जंग नाम है, तो न्यूज़पेपर वाले इसको मेस्थड कहते हैं अपने नाम को। इसी तरह पब्लिशिंग टाइटल है, जैसे इल्मी बुक हाउस वाले हैं तो वो इल्मी एक नाम है। इसी तरह कैपलान वाले हैं, PBP वाले हैं, ये भी फॉरेन ऑथर्स हैं, इनके एक नाम है पब्लिशिंग टाइटल्स। और इसी तरह ब्रांड नेम है, जे डॉट कहता है एक ब्रांड नेम है, अलमीरा कहते हैं एक ब्रांड नेम है, फलां एक ब्रांड नेम है, फलां एक ब्रांड नेम है। तो ये सारे जो ब्रांड नेम्स हैं, इन 5 को हमने कहा था, चाहे गुडविल है, चाहे कॉलेज वालों ने कस्टमर लिस्ट बनाई हुई है, चाहे न्यूज़पेपर वालों ने अपना एक नाम बनाया हुआ है, चाहे पब्लिशिंग टाइटल है, चाहे ब्रांड नेम है, इन सबको हमने कहा था आपने एक्सपेंस में डालना है। इनकी रीज़न हमने एक्सपेंस में डालने की ये पड़ी थी, बिकॉज कॉस्ट कैनॉट बी मेजर्ड। इनकी कॉस्ट पता नहीं चल सकती ये कितने में बने हैं, तो ये मसला है। कॉलेज वालों ने कस्टमर लिस्ट कितने में बनाई, अगर कॉलेज वालों से पूछा जाए तो कॉलेज वाले कहेंगे हमने तो कस्टमर लिस्ट नहीं बनाई, वो तो ना चाहते हुए एडमिशन देते हुए बन जाती थी। इसी तरह जे डॉट वालों से पूछें आपने अपना ब्रांड नेम कितने में बनाया, वो ये नहीं कहेंगे 10 करोड़ में हमने ब्रांड नेम बनाया,
बस ना चाहते हुए ब्रांड बन गया। दुनिया में सिर्फ 5 इंटेंजिबल ऐसे हैं जिनको अगर आप इंटरनली जनरेट करें तो आपने कैपिटलाइज नहीं करना। इसके अलावा सैकड़ों इंटेंजिबल और हो सकते हैं जिनको आपने कैपिटलाइज करना है। वो जो सैकड़ों इंटेंजिबल्स हैं उनकी आज हमने डिस्कशन करनी है और सारी बहस इनके ऊपर होनी है। वो हैं इन 5 के अलावा जिनमें कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, क्योंकि ये जो पिछले वाले थे इनमें कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, लेकिन अब जो ये वाले हैं इनमें कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। बकाया इंटेंजिबल्स की कॉस्ट को आप रिलायबली मेजर कर सकते हैं, इसलिए आपने इनको एज एन इंटेंजिबल कैपिटलाइज कर देना है। अब वो इंटेंजिबल्स जिनकी कॉस्ट को आप रिलायबली मेजर कर सकते हैं उसकी हजारों मिसालें हैं। उनमें से 1-2 मिसालें मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक लेबोरेटरी है जिसके अंदर आप एक फॉर्मूला बना रहे हैं जिस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप लोगों ने आगे दवाइयां बनानी है। अब अगर उस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप लोगों ने दवाइयां बनानी हैं तो वो फॉर्मूला जो आप लैब के अंदर बना रहे हैं उस फॉर्मूले के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये फॉर्मूला जो इस लैब के अंदर बन रहा होगा इसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही होगी इसको आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट में ब्रेक करेंगे। 2-3-4 महीने लेबोरेटरी में रिसर्च चलती रहेगी, 2-3-4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल लेबोरेटरी के अंदर डेवलपमेंट चलती रहेगी। तो जितना अरसा साइंसदान उस दवाई के फॉर्मूले को बनाने पे लगाएंगे उस सारी फेज का नाम होगा रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज। तो उसके बाद जैसे कोरोना वैक्सीन बनने में पता नहीं साल लग गया था, 1.5 साल लग गया था, फिर जाके आई थी, तो इसी तरह फॉर्मूला बनने में, डिजाइन बनने में काफी अरसा लग जाता है। जैसे गाड़ियां हैं, गाड़ियों का नया मॉडल मार्केट के अंदर आता है। अब जैसे ही नया मॉडल मार्केट में आया, मिसाल के तौर पे 2024 में उन्होंने नई गाड़ी लॉन्च की, तो अब 2024 के अंदर जब उन्होंने नई गाड़ी लॉन्च कर दी तो वो रिलैक्स हो गए। अब उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होगी लैब, उसमें 2025 से नया काम शुरू हो जाएगा। अब वो उस गाड़ी के ऊपर काम शुरू हो जाएगा जो 2030 में लॉन्च होनी है, उस पर उन्होंने 2025 से ही काम करना शुरू कर देना है। फिर 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 5-6 साल लगाने के बाद फिर वो कहीं जाके कहेंगे कि अब हम जो है वो कोई नई गाड़ी जो है वो मार्केट में लाने लगे हैं। तो इट मींस कि उनको गाड़ी का डिजाइन बनाने में और पिछली गाड़ी का उसमें फीडबैक भी आ जाएगा, क्या क्या मसले आ रहे हैं, उन सारी चीजों को सामने रख के वो अब नई गाड़ी का जो डिजाइन बनाएंगे, उस डिजाइन को बनाने में जो अरसा लगेगा 4-5 साल का, दैट विल बी कॉल्ड एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज। और ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज है ये होती तो एक कमरे या एक बिल्डिंग के अंदर है, लेकिन इट इज जस्ट लाइक वर्क इन प्रोग्रेस इन बिल्डिंग। IAS 16 में जब आप बिल्डिंग खुद बनाते थे, या IAS 23 में भी ऐसा होता था, जब आप बिल्डिंग खुद बनाते थे तो बिल्डिंग बनाते बनाते आपको 2-3 साल लग जाते थे। जितना अरसा वो बिल्डिंग बनाते रहते थे, भाई इधर उधर अटेंटिव नहीं रहना, जितना अरसा वो बिल्डिंग बनाते रहते थे उतना अरसा मजदूरों की जो पैसे थे वो सारे के सारे आप CWIP अकाउंट में डालते रहते थे। और वो जो मजदूरों के पैसे हैं, गौर से सुनते जाइएगा बात सारी, वो जो मजदूरों के पैसे हैं वो आप CWIP में डालते रहते थे। और 4-5 साल बाद जब वो बिल्डिंग बन जाती थी तो CWIP अकाउंट को आप क्रेडिट कर कर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बिल्डिंग अकाउंट के नाम से आप डेबिट करते थे। फिर अगला काम ये होता था कि 5 साल में बिल्डिंग तैयार हुई। आप अपने आप से सवाल पूछते थे अगर ये 5 साल में बिल्डिंग तैयार हुई तो ये बिल्डिंग अगले कितने साल फायदा देगी, तो जवाब मिलता था ये बिल्डिंग अगले 50 साल फायदा देगी। तो फिर आप वो जो 5 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके आपने कॉस्ट को मजदूरों की कैपिटलाइज किया था और 10 करोड़ में आपकी बिल्डिंग बनी, उस 10 करोड़ को फिर 50 सालों पे डेप्रिशिएट करते थे। तो होता ऐसा था 2045, 2046, 2047, 48, 49, 50, 2045 से 2050 तक आपने बिल्डिंग बनाई और उसके फिर 2051 से लेके 2099 तक 49 ईयर्स, 50 ईयर्स के ऊपर आप उठा के उससे डेप्रिशिएट कर देंगे। तो जितना अरसा बिल्डिंग बनती रहती है उतना अरसा उसकी कॉस्ट जाती रहती है CWIP में, और जब बन के तैयार हो जाती है उसके बाद उसको कैपिटलाइज कर दिया जाता है एज अ PP और उसके बाद उसे डेप्री। सिमिलरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी उसी तरह होगी। फैक्ट्री के अंदर मिसाल के तौर पर, लेबोरेटरी के अंदर मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं
कि हम जो है वो क्या कहते हैं, स्प्राइट भी आ गई, फलां भी आ गई, मिंट स्प्राइट भी आ गई, तो अब हम कहते हैं जी हम कोई नई किस्म की स्प्राइट जो है वो लॉन्च करने लगे हैं। तो मशवरा ये हुआ कि आप जो है वो ऐसा करो भाई कि कोई लेमन स्प्राइट आप लॉन्च करो, या आप जो है वो ऐसा करो कोई आइसक्रीम स्प्राइट लॉन्च करो। तो आपने करेला स्प्राइट लॉन्च करने का सोचा। तो जब आपने करेला स्प्राइट लॉन्च करने का सोचा तो उसको बनाने में आपको तकरीबन 2 साल लग गए। उसका फॉर्मूला बनाने में आपको 2 साल लग गए, टेस्टिंग की, ये किया वो किया, लैब के अंदर फॉर्मूला बनाने में 2 साल। अब 2 साल में इन साइंसदानों को आप जितनी तनख्वाह देंगे और इनके लैब इक्विपमेंट की जो भी डेप्रिसिएशन होगी, और लैब में बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, बाकी जितने खर्चे होंगे, और लैब के अंदर जितना मटेरियल का खर्चा होगा, वो सारा का सारा उस बिल्डिंग की तरह जो 5 साल में बनी थी, ये 2 साल के अंदर सारा का सारा खर्चा बन के कैपिटलाइज होगा। करते 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 ये मजदूर आपको नजर आ रहे हैं, अब इधर मजदूर प्रोफेशनल लेवल के हो गए हैं, एसी में काम कर रहे हैं, ये सारा खर्चा आप कैपिटलाइज करेंगे 2 साल में। 2 साल बाद जाके पता चलेगा कि लैब में 3 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, 3 करोड़ रुपए का फॉर्मूला बन गया, डिजाइन बन गया, रेसिपी बन गई उसकी। ये जो 3 करोड़ रुपए रेसिपी बनी, तो 2 साल बाद इन साइंसदानों को यहां से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर को कहा जाएगा भाईजान ये सफाई, ये फार्मूला है और ये मशीनें हैं। अब मजदूरों को बुलाया जाएगा और मजदूर वहां पे दिन रात एक करके फिर बोतलों को बोतलों में डालना शुरू करेंगे और बोतलें बनाना और बेचना शुरू करेंगे। अब अगला ये सवाल होगा, इस फैक्ट्री के अंदर जो बोतलें बन रही है, इसमें तो पता नहीं धागा बन रहा है और कपड़े बन रहे हैं, इस फैक्ट्री के अंदर जो बोतलें बन रही होंगी, ये बॉटल आप कितने साल तक बेचेंगे? तो हो सकता है पेप्सी वाले कहें, स्प्राइट वाले कहें, कोक वाले कहें जी हमने 30 साल तक आगे बेचनी है। तो अगर इस बॉटल को आगे 30 साल तक आपने बेचना है तो फिर इसको 30 साल के ऊपर क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे, डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो कोशिश की है आपको बात समझ आ जाए। अब R&D इज जस्ट लाइक CWIP, ये R&D इज जस्ट लाइक CWIP, ये CWIP की तरह का काम है और इसकी कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सकती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप IS 16 में ना बिल्डिंग बनाते थे, उस तरह का तकरीबन काम है सारा। लैब के अंदर होगा, लेकिन इधर साइंसदानों को तनख्वाह दे रहे होंगे, आप मजदूरों को तनख्वाह नहीं दे रहे होंगे। अच्छा, आगे जी हमने ट्रीटमेंट पढ़नी थी, उसके बाद फिर फैक्ट्री में चीज़ें बनेंगी। फैक्ट्री में चीज़ें बनने के बाद आपको पता है एक सेल्स ऑफिस होता है, सेल्स ऑफिस होगा। सेल्स ऑफिस में तो बोतलें पड़ी होंगी, यहाँ ये तो गाड़ियों का कोई शोरूम लग रहा है, तो सेल्स ऑफिस में फिर चीज़ें बिकेंगी, वो तो एक अलग पंगा है। तो R&D वाले रिसर्च करेंगे, इसे हैंड ओवर करेंगे फैक्ट्री को। फैक्ट्री में क्या शुरू होगी? प्रोडक्शन ऑफ बॉटल्स। इतना अरसा बोतलें प्रोड्यूस नहीं होंगी जब तक फैक्ट्री के अंदर होंगी, ये सिर्फ फार्मूले के ऊपर रिसर्च हो रही होगी। भाई नमक ज़्यादा हो गया है, नमक कम हो गया है, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया, टेस्टिंग ये वो, ये हैंड ओवर कर देंगे फैक्ट्री को। जब फैक्ट्री को हैंड ओवर कर देंगे तो इन साइंसदानों को निकाल दिया जाएगा, ये नई बोतल में काम शुरू करवा दिया जाएगा। वो आपकी मर्जी, आमतौर पे लैब बंद कर दी जाती है, जाएं भाई अब अपने घरों में, अब नहीं हमें आपकी सर्विसेज चाहिए। उसके बाद फैक्ट्री के अंदर चीज़ें हैंड ओवर कर दी जाती हैं और फैक्ट्री के बाद शोरूम के अंदर चीज़ें लाके डिस्प्ले कर दी जाती हैं ताकि इन चीज़ों को आगे क्या किया जाए? सेल आउट किया जाए। तो ये पूरा प्रोसेस है जो लैब से चलता है, फैक्ट्री से होता हुआ, सेल्स ऑफिस में होता हुआ, आपके हाथों में आता है और फिर आपके पेट में चला जाता है। इसकी अब हमने कल ट्रीटमेंट पढ़ी थी। फॉर्मूला है, डिजाइन है, 6 महीने, साल लगा, 2 साल लगे फैक्ट्री में बनने में। इसमें 2 फेजेज होंगी, एक फेज होगी रिसर्च और एक फेज होगी बिल्डिंग बनाने में। ऐसा कोई फेजेस नहीं होती थी, रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज, बस बिल्डिंग बनाना हम शुरू कर देते थे ईंटें डाल के, बुनियाद डाल के। इसमें 2 फेजेज होंगी, एक फेज होगी रिसर्च और दूसरी फेज होगी डेवलपमेंट। जो रिसर्च फेज होगी उसे आपने हमेशा एक्सपेंस में डालना है, सवाल बता दिया करेगा ये रिसर्च फेज है। और जो डेवलपमेंट फेज होगी उसमें एक चीज आज हम पढ़ेंगे तकरीबन क्लास के एंड पे, कि डेवलपमेंट फेज अगर अच्छी वाली है, यानी कोई 6 क्राइटेरिया आज हम पढ़ेंगे। डेवलपमेंट फेज अगर कोई 6 क्राइटेरिया मीट कर रही है तो उसे कैपिटलाइज करेंगे,
और अगर डेवलपमेंट फेज बुरी वाली है तो उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब मिसाल के तौर पे रिसर्च फेज खत्म हो गई फॉर्मूले की और डेवलपमेंट फेज शुरू हो गई। डेवलपमेंट फेज में जाके हमने साइंसदानों से पूछा कि भाई आपका क्या ख्याल है, आप इसे डेवलप कर पाओगे? तो साइंसदानों ने कहा टेक्निकली जो है ना हमें पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि ये काम हम पहली दफा कर रहे हैं, लेकिन आपके कहने पे कर देते हैं। तो शायद फिर मैं आपको बताऊंगा क्लास के एंड पे कि 6 क्राइटेरिया पूरा बोलें नहीं हो रहा। 6 क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया शायद ये भी हो कि जो काम करने वाले साइंसदान हैं वो अपनी विलिंगनेस शो करें कि हमारे ख्याल से ये टेक्निकली पॉसिबल है या टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। कई दफा नए काम लोग करते हैं, नए काम शुरू करके अबंडन कर देते हैं, बाद में फारिग कर देते हैं, कहते हैं ये काम हमारे बस का नहीं है। तो सिमिलरली डेवलपमेंट फेज के अंदर 6 क्राइटेरिया मीट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी सवाल हमें बता दिया करेगा। तो जितना 1 महीना चलती रही रिसर्च जनवरी में, तो जनवरी के साइंसदानों की तनख्वाह को क्या करेंगे? एक्सपेंस। फरवरी के अंदर डेवलपमेंट चलती रही, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट बुरी वाली है और क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, उसे भी क्या कर देंगे? मार्च और अप्रैल में अच्छी वाली डेवलपमेंट चलती रही, उसे क्या कर देंगे? वो जो मार्च और अप्रैल की साइंसदानों की तनख्वाह होगी, दैट विल एक्चुअली बी CWIP। उस 2 महीने की कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, CWIP में रखेंगे 2 महीने तक, मार्च अप्रैल में। अप्रैल के एंड में उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछेंगे आपने इससे बोतलें कितने अरसे तक बनानी है, वो कहेगा 10 साल तक बनानी है। तो उस 2 महीने की जो तनख्वाह है उसे असल में हमने एसेट अकाउंट में डाला है, और उस सिर्फ 2 महीने की तनख्वाह, मिसाल के तौर पे 1 महीने की तनख्वाह 6 लाख है, अगले महीने की तनख्वाह 6 लाख, 12 लाख रुपए को हम 10 सालों पर अमोर्टाइज कर देंगे बस। तो स्टोरी इज वेरी सिंपल। रिसर्च फेज एक्सपेंस, बुरी वाली डेवलपमेंट फेज एक्सपेंस, अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज कैपिटलाइज। बहरहाल आ जाके ये इंटेंजिबल कौन सा वाला है? कितने महीने में इंटरनली जनरेट हुआ है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने लगा के हमने इसको क्या कर लिया है? इंटरनली जनरेट। इसको कैपिटलाइज क्यों किया है? इसलिए कि ना ये गुडविल है, ना कस्टमर लिस्ट है, ना मेसेज है, ना पब्लिशिंग टाइटल है, ना बल्कि ये चीज बनाने का फॉर्मूला या रेसिपी या डिजाइन है। बस इन 5 के अलावा जो भी है वो ये है। सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी आप खुद बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी इस लिस्ट में नहीं आ रहा। तो बस इन 5 के अलावा जो भी इंटेंजिबल होगा डेट विल बी कैपिटलाइज्ड, अगर डेवलपमेंट कौन सी वाली है? अच्छी वाली। तो ये थी जी कल वाली सारी कहानी। एक छोटी सी बात एंड पे हमने और की थी जाते जाते, वो ये की थी कि अगर ये वाले इंटेंजिबल्स आप खरीद लें तो फिर इनको आप कैपिटलाइज करेंगे। रीजन इज कि अब आपने कस्टमर लिस्ट अगर किसी और से खरीदी है तो फिर तो आप इसको कैपिटलाइज कर लें, क्योंकि ये आपके लिए क्या नहीं है। ये एक छोटी सी बात जरा हमने जाते हुए की थी, इसको इंशाल्लाह फिर कभी रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जहां निकाला था वहां क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लें कल। बुक्स आपके पास हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो तो सवाल की तस्वीर खींच लें और अपने नेक और खूबसूरत कदम 2nd फ्लोर पे लेके जाके बुक शरीफ खरीद लें। अल्लाह आपके साथ वाले को बुक खरीदने की तौफीक दे। आपने उसे दिखाना नहीं है, क्योंकि आप उसे दिखाएंगे तो वो चौड़ा हो जाएगा, वो कहेगा मैं हफ्ते बाद खरीद लूंगा। मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है। ये दोस्त नहीं है, ये असल में दुश्मन है। अच्छा जी, जो हम डेली पढ़ा करेंगे वो इस वेबसाइट के ऊपर उसके नोट्स जो है वो अपलोड हो जाया करेंगे। तो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी आप नोट कर लें। तो कल जो हमने पढ़ा था उसके भी आज मैं इंशाल्लाह कर दूंगा नोट्स अपलोड, और आज जो हम पढ़ेंगे उसके भी नोट्स अपलोड कर देंगे। ये जो यूज़र नेम है इसमें F स्मॉल है। ऑनलाइन वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, ऑनलाइन वालों के तो पोर्टल के ऊपर ही अपलोड हो रहा है। और ये जो पासवर्ड है इसमें F कैपिटल है, और ये जो दरमियान में नज़र आ रही है ये आपको डैश है।
और कोई स्पेस नहीं है कहीं भी। On Yekam January 2010, an entity started a research on a project to build a formula. Page number 236. On Yekam January 2010, an entity started a research on a project पढ़ लें सवाल आप। On Yekam January 2010, the entity started a search on a project to build a bulldozer. You build a formula. On Yekam January 11, अगले साल development phase, but 6 criteria for recording intangible were only met on. ये लाइन पढ़ के बताएं काम शुरू कब हुआ, किस वक्त लैब खोली और साइंसदानों को बुलाया? यकम जनवरी 2010 को। पूरा 10 का साल क्या चलती रही? रिसर्च चलती रही। इसको क्या करना है? किसको क्या करना है? रिसर्च को एक्सपेंस में डालना है। यकम जनवरी 11 को साइंसदानों ने हमें आके खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। आपने कहा क्या हुआ काका? उन्होंने कहा नहीं। यकम जनवरी 11 को उन्होंने आके खुशखबरी सुनाई, आपके यहाँ डेवलपमेंट शुरू, आपके यहाँ डेवलपमेंट शुरू हो गया। मुबारक हो जी, आपके यहाँ क्या शुरू हो गई है? डेवलपमेंट शुरू हो गया। ऑन यकम जनवरी 11 डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड, डेवलपमेंट फेज शुरू हो गई। लेकिन ये डेवलपमेंट फेज भी इनके मुंह से ड करके निकल रही है। तो हमने कहा क्या फिर भी डेवलपमेंट शुरू हो गई? उन्होंने कहा शुरू तो होगी है, लेकिन पता नहीं, हमें भी फील हो रहा है कि शुरू हुई है या नहीं हुई। तो डेवलपमेंट फेज शुरू हो गई है, लेकिन पता नहीं बनेगा क्या, हम आप लोगों के प्रोजेक्ट साथ करेंगे क्या, आप हमारी तनख्वाहें टाइम पे दें, बाकी इंशाल्लाह देखा जाएगा। तो डेवलपमेंट फेज में भी वो थोड़े शेकी थे। कौन से थे? शेकी थे। ऑन यकम जनवरी 11 डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड बट शेकी। कब तक वो शेकी रहे? 30 सितंबर 2011 को उन्होंने दोबारा आके खुशखबरी सुनाई, जी आपके यहाँ अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई है, आपके यहाँ अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई है। 30 सितंबर 11 तक कौन सी डेवलपमेंट चल रही थी? बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही थी। यानी दे वर डेवलपिंग बट दे देमसेल्व्स वर नॉट क्लियर कि इस डेवलपमेंट को वो मुकम्मल भी कर सकेंगे या नहीं। और डेवलपमेंट मुकम्मल कब हो गई? 31/10/2000, अगले साल जाके डेवलपमेंट मुकम्मल हुई। ये क्या चीज है? लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज 7 ईयर। ये प्रोजेक्ट तो 2 साल 10 महीने चला है, तो ये 7 साल क्या चीज है? ये दोनों में क्या डिफरेंस है? 2 साल 10 महीने और 7 साल। ये 2 साल 10 महीने ना, 2010, 2011, 2012 के 10 महीने। 2 साल 10 महीने इज लाइक बिल्डिंग बन रही है। 2 साल 10 महीने इज लाइक बिल्डिंग बन रही है, एंड 7 साल इज लाइक बिल्डिंग की लाइफ है बनने के बाद। तो इस तरह की शायद स्टोरी आपको समझ आ रही हो। तो ये 2 साल 10 महीने प्रोजेक्ट चला है, और लैब किस दिन बंद हो गई? 31/10/12 को लैब बंद हो गई। लैब बंद होके साइंसदानों के चोगे सफेद लिबास उतार के हमने धोबी घाट पे भेज दिया धुलने के लिए, और साइंसदानों को कहा आप जाओ, आपके घर वाले जाने, और साइंसदानों को घर वालों के हैंडओवर कर दिया, और वो अब रो रहे हैं बैठ के, हमारी अच्छी भली नौकरी खत्म हो गई। और हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर
प्रोडक्शन शुरू कर दी। कितना अरसा अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते रहेंगे? 7 साल तक अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते रहेंगे। ओके, भाई उसको कहीं पेन कोई और लाए जरा। Okay, so if I start it from here, so it is 2010, it is 2011 and it is 2012, 10, 11, 12। अच्छा, 2010 में क्या चली? रिसर्च। 2011 में क्या चली? बुरी वाली डेवलपमेंट। कब तक? 30। सही है या आगे ले जाऊं? ले जाएं, चलें आपके लिए। अच्छा, इसके बाद क्या चली? बुरी वाली डेवलपमेंट को हमने लाल अलामत दे दी है। अच्छी वाली डेवलपमेंट ठीक है या आगे चलें? चलें, आपने मुझे चलाते रहना है। चल 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 चल, रोक नहीं, रोक दें। चल रोक, अजीब पता नहीं है। रोक दें, कहां रोक दें? यहां पे। इसके बाद 7 साल तक ये कहां यूज होता रहेगा? तो इस 7 साल का तो मैं नहीं आपके सामने बना रहा, वो आगे इसी को ऐसे एज इट इज चला देते हैं। 10 इधर आप खड़े हो, इधर रखिए। डन। तो ये 7 साल अभी मैंने आपके सामने नहीं बनाई। येलो फेस क्या शो कर रही है? रिसर्च। इट विल बी एक्सपेंस। रेड कलर में हमने क्या किया है? बुरी वाली डेवलपमेंट। और ग्रीन कलर में हमने क्या किया है? अच्छी वाली डेवलपमेंट को ग्रीन सिग्नल हमने दिया है। और उसके बाद इस दिन प्रोजेक्ट किसको हैंड ओवर हो गया है? फैक्ट्री को। इस दिन लैब क्या हो गई है? बंद। लैब कितना अरसा खुली रही है? इतना अरसा। और इस दिन लैब क्या हो गई है? बंद। इससे ऑनवर्ड्स किसका काम शुरू हो गया है? फैक्ट्री का। यहां से ऑनवर्ड्स हम क्या शुरू कर देंगे? अमोर्टाइज। तो जब तक हम यहां तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक हमें 7 इयर्स की कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं अब, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पूरे टॉपिक के लिए। पहले साल साइंसदानों को कितने महीने की तनख्वाह दी होगी? मैं ट्रीटमेंट नहीं उससे पूछ रहा, 10 महीने की। पहले साल साइंसदानों को कितने महीने की तनख्वाह दी होगी? पूरे साल की, 12 महीने की। दूसरे साल साइंसदानों को कितने महीने की तनख्वाह दी होगी? पूरे साल, पूरे साल, पूरे साल की। उसमें एक्सपेंस में कितनी जानी है, कैपिटलाइज कितनी होनी है, वो बहस अभी मैं नहीं कर रहा। दूसरे साल साइंसदानों को कितने महीने की तनख्वाह दी? और दूसरे गरारियां आगे पहुंची हुई हैं जो मैं पूछा। दूसरे साल कितने महीने की तनख्वाह दी? 12 महीने की। तीसरे साल साइंसदानों को कितने महीने की तनख्वाह दी? सिर्फ 10 महीने की। सिर्फ 10 महीने की तनख्वाह दी। डन। अब आप जो है मुझे बता दें, 2010 में कितना खर्चा आया? 50 मिलियन। 2011 में 60 मिलियन। और 2012 में 25 मिलियन। क्या मैं कह सकता हूं कि ये 50 मिलियन का खर्चा है और ये 60 मिलियन का, और ये 25 को मैं 12 महीने पे क्यों नहीं स्प्रेड करा? क्योंकि एक्सपेंसेस जो हुए हैं इवनली, का मतलब ये है कि अगर 10 महीने का खर्चा 10 मिलियन है तो 1 महीने का खर्चा 1 मिलियन है। अगर 2 महीने का खर्चा 2 मिलियन है तो 1 महीने का खर्चा 1 मिलियन है। इवनली ये मतलब। अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल बात है कि 25 को कुछ बच्चे समझते हैं 12 महीने खर्च हुआ है। 25 क्या 12 महीने खर्च हुए, या तब तक खर्च हुआ होगा जब तक लैब खुली रही होगी?
हमें कहां से पता चला लैब कब तक खुली रही? डन। चलें जी, अब आप मुझे एंट्रीज बता दें, 50 मिलियन को कहां डालना है? एक्सपेंस में। 60 का 9/12, 60 का 9/12 कहां डालना है? एक्सपेंस में। 60 डिवाइड बाय 12 करेंगे ना, क्योंकि पूरा साल खर्चा चला है। 60 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 कहां डालना है? ये वो CWIP टाइप चीज है जो बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है। इसको कैपी और पूरे 25 को, तो यहां तक सारा खर्चा जो है उसमें से सिर्फ ग्रीन वाला क्या होगा? कैपिटलाइज। चलें जनरल एंट्रीज। FAR 2 की क्लास में बच्चे और CA फाइनल के बच्चे जनरल एंट्रीज जी से लिख रहे होते हैं। कोई दाएं बाएं वाले ऐसे हैं तो बता दें, जनरल एंट्रीज जी से लिख रहे होते हैं। भाई वो ये होता है जनरल जर्नल, जनरल लेजर, वो ये होता है। तो जनरल को हम आमतौर पर इग्नोर करते हैं, जब टी काउंट बनाना हो तो उसे लेजर कहते हैं, और जब जनरल एंट्रीज करनी हो तो उसको जनरल कह देते हैं। वरना पूरा नाम ये है जनरल जर्नल, जनरल लेजर। आगे ट्रायल जनरल नहीं होता, बट ट्रायल होता है, ट्रायल P&L बैलेंस, जनरल एंट्रीज। कितने लोगों को आज ये पहली दफा पता चला? मैं पीछे नहीं देख रहा। चलें 2010 एंट्रीज बोलें। रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कितना? 50। 2011 दांत अंदर, उसके लिए मुंह बंद करना पड़ेगा। कैलकुलेटर पकड़ो, कैलकुलेटर, आप सतून के साथ जो बैठे हो, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर खरीद लें सारे। इसको लिखो 60, डिवाइड करो 12 पे, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 30 सितंबर तक 9 से। इज इक्वल टू का बटन दबाओ, 2 दफा माइनस 45। तो डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है ना, डेवलपमेंट एक्सपेंस जी। टोटल खर्चा कितने महीने का? 12 महीने का। मुझे कितने महीने का चाहिए जी? जवाब आज जवाब ही दे दें, 45। और बाकी को इनटेंजेबल के साथ आगे डैश डाल के वर्क इन प्रोग्रेस भी लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं। लिखना चाहें लिख सकते हैं, इनटेंजेबल वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इनटेंजेबल ही लिख रहा हूं। 60 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स 15। और जो तनख्वाह दी साइंसदानों को, कैश क्रेडिट 60। ओ मक्खी थी, धोखा है जिंदगी। 2012 जी, क्या करें? 25 को गले लगाएं जी, बिल्कुल। और क्या कर दें? कैपिटलाइज जी, बोलें। इनटांगेबल डेबिट कितने से? और कैश आगे बोलें। गिव ताओ टू मुस्टैशेस आफ्टर क्लास। पिछली क्लास से मना करना शुरू किया हुआ, टेक्स्ट की क्लास से।
तक, वरना मुंशें साफ करवा दी जाएंगी। 2012। अच्छा, अब मुझे बता दें अमोर्टाइजेशन हमने चार्ज करनी है, कौन सी जेशन डेबिट, अमोर्टाइजेशन डेबिट, और कौन सी जेशन क्रेडिट, अकमुलेटेड 15 से 20-25 दिन में आपको पता चलना शुरू हो जाएगा आप लोग सीरियस हैं स्टडीज में या नॉन सीरियस हैं। तकरीबन सेशन शुरू होने के 10-12 दिन के अंदर ही घर वाले आपकी हरकतें देख के कहना शुरू कर देते हैं अभी से इतना पढ़ना शुरू कर दिया है, अभी तो तुम्हारे पेपर मार्च के अंदर हैं, लेकिन घर वाले आपको देख के आपकी हरकतें कहना शुरू कर देते हैं बेटा अभी से इतना पढ़ना शुरू कर दिया है। माशाल्लाह इस दफ़ा तो ज़बरदस्त जा रहा है। तो और अगर घर वाले आपको 10-15 दिन में ऐसी बात ना कहें तो आप याद रख लीजिएगा आप बहुत बड़े खतरे में जा रहे हैं। ये बात आप लिख ले, वक्त बताएगा आपको। अच्छा, अब आप बता दें कि इंटेंजिबल की लाइफ कितनी है? 7 ईयर्स, लेकिन 7 में से यूज कितने मंथ्स हुआ है? आगे 7 को छोड़ें, डिवाइड बाय 7 इंटू 2/12, डिवाइड बाय 7 इंटू 2/12, क्योंकि 7 एक साल की अमोर्टाइजेशन है। मुझे कितने महीने की चाहिए? 2 महीने की। ये होंठ हिलाने से डेप्रिशिएट नहीं कर जाते या अमोर्टाइज नहीं कर जाते, तो बोलें हम मुझे कितने महीने की चाहिए? 2 महीने। मेहरबानी। कितने पे कैपिटलाइज हुआ था पिछले साल? 15 पे। फर्दर कैपिटलाइज कितना किया है? 15 जमा 25 कैलकुलेटर वगैरह आजकल कितना आ रहा है? 40। व्हाट इज 40? 40 इज कॉस्ट। व्हाट इज 40? कॉस्ट। कॉस्ट को डिवाइड करें लाइफ पर तो क्या आ जाएगी? 1 साल की अमोर्टाइजेशन। मुझे कितने महीने की चाहिए? 2/12, 0.95। कर लें वाला चक्कर नहीं रखा हुआ, 1 लिख लेते हैं राउंड करके, 0.95 को 1। कुछ लोग गुस्से से व्हाइट बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं, मुस्कुरा के देखा करें। रोजाना तस्वीर खींचा करोगे इंशाल्लाह मोबाइल में। आज बुक ले लेंगे। लाइब्रेरी को किस किस ने आबाद कर दिया? कल जाके वीरान पड़ी हुई थी। कितने बजे तक? चलें जी, प्रॉफिट एंड लॉस। और कौन सी शीट? बैलेंस शीट। जी हजरात, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 2010 में, अच्छा वैसे इस तरतीब से बनाया करें, 2010, 2000 और 2012। फरमाएं जी 2010 में क्या करूं? रिसर्च एक्सपेंस, और 2011 में और 2012 में $50 को कहां ले जाएं? एक्सपेंस में। 45 को कहां ले जाएं? एक्सपेंस में। ₹1 को कहां ले जाएं? एक्सपेंस में। 50 पूरे साल वाला, 45 9 महीने वाला, और अमोर्टाइजेशन 2 महीने। क्या पसंद करेंगे? बैलेंस। बिस्किट छोड़ो यार, नेचुरल चीजों की तरफ आओ। बिस्किट लेस खा खा के देखें साथ वाले ने क्या हाल किया हुआ है, निम्को खा खा के अपना। बैग में भी इसी तरह की चीजें पड़ी होती हैं। बतबला कहते हैं आप लोग, जंक फूड कहते हैं जी। इंटेंजिबल्स, कैंटीन से कोई मिलती है कुदरती चीज? इंटेंजिबल्स
बेहतर है कि आप बैलेंस शीट में इस तरह शो करें, इंटेंजिबल्स वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस। जी 2010 में बैलेंस बताएं इंटेंजिबल्स का कितना है वर्क इन प्रोग्रेस? 0। 2011 में इंटेंजिबल्स अमोर्टाइज हो रहे हैं या भी बिल्डिंग की तरह बन रहे हैं? तो फिर 15 को क्या कर दें, वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पर शो कर दें। बैलेंस शीट में अगर अलग प्रेजेंटेशन आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये कहां पे शो होंगी चीजें? बैलेंस शीट तो मुझे भी पता है, नॉन करंट एसेट्स। बेहतर है अगले साल अब इसका नाम इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस ना रखें, बल्कि इसका क्या नाम रख दें, इंटेंजिबल्स। अब वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज इसके साथ अच्छा लगे या बुरा लगे? अब आप मुझे बता दें इंटेंजिबल्स की पिछले साल कॉस्ट कितनी थी? 15। इस साल एडिशन कितनी हुई? टोटल कॉस्ट 40 में से कितना अमोर्टाइज हो गया? 1। तो कितना बच गया? तो intangibles 40 is cost and 1 is accumulated, the total is 39। तो बेहतर है जब तक इन प्रोग्रेस है तब तक इन प्रोग्रेस के तौर पे शो करें, और जब बन गया तो फिर कैसे शो करें बोलें? एज एन इंटेंजिबल। साथ वाले के सर पे हाथ रख के पूछें ओके गाय, क्या जवाब आया? खूब इफेक्टिव बनाई छुट्टियां या जाया कर दी? इफेक्टिव बनाई, कौन बोला है? इफेक्टिव बनाई छुट्टियां जाया कर दी? हाँ इफेक्टिव बनाई, कैसे? इफेक्टिव बनाई छुट्टियां जाया कर दी? जाया कर दी। कोई 10 15 20 25 दुआएं तो आपने याद कर ली होंगी, कोई एक बड़ी सूरत भी याद कर ली होगी तहज्जुद में पढ़ने के लिए। इफेक्टिव तो और कोई काम तो था नहीं है, इफेक्टिव बनाई होंगी। ओके, prepare the journal entries, prepare the P&L and prepare the balance sheet। जी अब्दुल्ला कैसे आना हुआ? छुट्टियां इफेक्टिव बनाई जाया कर दी? फीलिंग वैसे यही होनी चाहिए हर एक को, जाया कर दी ताकि आगे इफेक्टिव बनाने का रूम हमेशा रहे। और अगर पहले ही हम पहुंची हुई सरकारें इफेक्टिव बनाई तो फिर तो इंप्रूवमेंट का रूम मरते दम तक रहेगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी है, सोते को जगा दें, खोए हुए को इधर मुतवज्जे कर दें। जो सोता है वो अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट, अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट, इनकी हम डिस्कशन करने लगे हैं। अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट के बारे में डिस्कशन होने लगी है। हमारे 3 इंटेंजिबल्स हैं, हमारे 3 इंटेंजिबल्स हैं। कितने? 3। परचेज्ड गुडविल, जो आपने किसी और बिजनेस की गुडविल परचेज की है। मिसाल के तौर पे आपने आज केक्स एंड बेक्स वालों को कहा मैं आपका बिजनेस खरीदता हूं, तो उसके बिजनेस में जो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी थी वो 1 करोड़ की थी, लेकिन फिर भी आपने 1.5 करोड़ रुपया दिया। तो जो 50 लाख आपने ऊपर दिया वो किस की चीज का दिया? भाईजान होंठ हिलाओगे तो इधर आप चलोगे वरना नहीं चलोगे।
तो आपने 50 लाख किसका दिया? डेट विल बी कॉल्ड एज परचेज गुडविल या इंटरनली जनरेटेड गुडविल? ये एक इंटेंजिबल है, जो इंटेंजिबल होगा उसी की अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन होगी ना। परचेज गुडविल, intangible having indefinite life। पेनाडोल कंपनी का पहला साल है, इनसे हमने पूछा कि आप क्या बना रहे हो, इन्होंने कहा पेनाडोल गोली बना रहे हैं। आपने कहा अच्छा फार्मूला बना रहे हो, उन्होंने कहा हाँ फार्मूला बना रहे हैं। आपने कहा बिल्कुल, ये 5 चीजों में फॉल नहीं करता, इसलिए ये आपका इंटेंजिबल है। इसकी रिसर्च को एक्सपेंस में नोट नहीं करना। तो इनको आपने कहा कि जो रिसर्च फेज है उसको एक्सपेंस में डाल देना, और जो अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज है उसे क्या कर देना? कैपिटलाइज कर देना। जब इंटेंजिबल बन गया तो आपने पूछा कितने साल इसको चलाओगे? 7 साल चलाओगे? एक कंपनी का भी हमने सवाल किया 7 साल वाला, उन्होंने कहा 7 साल नहीं, ये इंशाल्लाह देखना कब तक चलेगी, आपकी सोच है, हमें खुद नहीं पता, हमारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच रही। तो इंटेंजिबल हैविंग, ऐसे भी इंटेंजिबल्स हो सकते हैं। कोक वालों से कहें आपने अपना कोक का फॉर्मूला बनाया है, कितने साल तक आपने ये बोतल बनानी है। ये स्प्राइट वालों से कहें आपने नया ब्रांड लॉन्च किया है मिंट स्प्राइट, तो इसको कितने साल आप लोगों ने चलाना है? उन्होंने कहा तो हम मर जाएंगे, हमारी औलादें चलाएंगी। तो इंटेंजिबल हैविंग इनडेफिनेट लफ्ज है या इनफाइनेट? हाँ, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि इनडेफिनेट लफ्ज मैंने यूज किया, इनफाइनेट लफ्ज यूज नहीं किया। इनफाइनेट तो शायद मुश्किल हो, कभी ना कभी 200 साल बाद हो सकता है कंपनी बंद हो जाए, कोई मसला हो जाए। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब इनफाइनेट नहीं होता, इनडेफिनेट का मतलब होता है लाइफ पता नहीं चल रही, पता नहीं कितने साल ये हमारे साथ रहने। अच्छा, तीसरा डेवलपमेंट, ऑब्वियसली अच्छी वाली जो अभी चल रही है, यानी ये 15, ये तो डेवलपमेंट चल नहीं रही है, तो मुकम्मल हो गई है ना, ये तो अब अमोर्टाइज, ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चला गया। 31/12/11 के एंड तक हम इस डेवलपमेंट को क्या कह सकते थे? डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस। इधर तो डेवलपमेंट शुरू ही नहीं हुई, इधर डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है। 11 के एंड पे जो डेवलपमेंट थी, ये वाली 15 की, इस डेवलपमेंट को क्या कह सकते हैं? डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस, जिसे हमने बैलेंस शीट में शो किया है। सिर्फ इस 15 की बात कर रहा हूं, डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस। ये 3 जो इंटेंजिबल्स हैं ये आपकी बैलेंस शीट में नजर आते हैं। गुडविल इस वजह से नजर आती है कि परचेज हुई भी है, बाकी कोई इंटेंजिबल और हो सकता है जिसकी इंडेफिनेट लाइफ है, और डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस। ये जो 3 इंटेंजिबल्स हैं, इन 3 इंटेंजिबल्स के बारे में पहली बात, डू नॉट अमोर्टाइज। इनको आप अमोर्टाइज नहीं कर सकते क्योंकि इनकी लाइफ नहीं पता। ये लैंड की तरह है। गुडविल अगर आप उधर लैंड को अमोर्टाइज नहीं कर, डेप्रिशिएट नहीं करते थे ना, तो इधर इन 3 को नहीं करना। उधर लैंड याद की हुई थी, इधर ये 3 नाम याद कर लें। गुडविल को क्यों नहीं अमोर्टाइज कर सकते? ये ए लिखे मैंने नीचे, डू नॉट अमोर्टाइज कर, ए लिखे। गुडविल को अमोर्टाइज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी लाइफ नहीं पता। अच्छा, कोई इंटेंजिबल ऐसा है, सॉफ्टवेयर है, फॉर्मूला है, डिजाइन है, आपने उससे 100 साल 200 साल चीजें बनानी है, लेकिन वो भी पता नहीं कितना बनानी है, इसको क्यों नहीं अमोर्टाइज कर सकते? इसकी लाइफ नहीं पता। और डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस को इन एनी केस अमोर्टाइज नहीं कर सकते। उसको अमोर्टाइज कब करना शुरू करेंगे? जब कभी इन प्रोग्रेस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटेंजिबल में। फिर बाद में अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे, अंडर प्रोग्रेस वाले को कभी भी अमोर्टाइज। लेकिन दूसरी बात, मस्ट टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट। इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। मस्ट टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट, इनको हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। क्यों इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारें? ताकि पता चल जाए ये इंपेयर तो नहीं होगी। इंपेयरमेंट टेस्ट में क्या करना होता है? इनकी बुक वैल्यू पकड़नी होती है। बुक वैल्यू तो इनकी कॉस्ट ही होगी, क्योंकि अमोर्टाइज तो हो नहीं रहे। तो इनकी बुक वैल्यू जो कॉस्ट पकड़नी होती है, और इससे किससे कंपेयर करना होता है? रिकवरेबल। और रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल और वैल्यू इन यूज। और जो अदर्स हैं इसके अलावा, अदर्स इंटेंजिबल, उनको क्या करें?
उनको क्या करें, अमोर्टाइज। आगे वो डिस्कशन अलग है, शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ, लीगल लाइफ, वो भी एक डिस्कशन है, वो कभी देखेंगे, क्योंकि इनमें लीगल लाइफ का भी एक फड्डा आता है, यानी लीगली हमने कितने साल के लिए लिए हैं, वो फिर अलग डिस्कशन है। अमोर्टाइज भी करने एंड टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। इफ, हमेशा ज़रूरी नहीं, इफ इंडिकेटर एग्जिस्ट, अगर कोई इंडिकेटर है, यानी कोई कंपेटिटर आ गया है या आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मसला नज़र आ रहा है कि आप इसको चला नहीं सकेंगे, अगर कोई इंडिकेटर है तो इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से भी गुजार लें। ये बिल्कुल डिफरेंट डिस्कशन है जो कल हमने परचेज और इंटरनली जनरेट के बारे में की थी, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट डिस्कशन है, वही वाले नाम हमने यूज़ नहीं किए। वो डिस्कशन किसके लिए थी, वो डिस्कशन थी खरीदने के वक्त, और ये डिस्कशन किस वक्त है, साल के एंड पे, जब आपने उनको क्या करना है, अमोर्टाइज करने या, तो ये 3 नाम याद कर लें। नंबर 1 परचेज, गुडविल, इंटेंजिबल हैविंग और डेवलपमेंट वर्क इन, these all 3 will be tested for, however these will not be, सर जी जब कंपनी एक दफा इम्पेयरमेंट कर देती है तो फिर वो अगले हर साल में करती जाती है। नहीं नहीं, एक दफ़ा इम्पेयरमेंट करके अगले साल अगर इंडिकेटर एग्जिस्ट नहीं करता तो ना करें। तो इसमें इस केस में इस केस में भी इसी तरह होगा, अगले साल इम्पेयर ना करें अगर इम्पेयर, नहीं नहीं नहीं, इसमें तो हर साल मस्ट गुजारना है आपने। सर अगर जनरली देखें तो फिर इसका मतलब इम्पेयरमेंट हो रही है हर साल। इम्पेयरमेंट हर साल हो नहीं रही, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, मस्ट टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, इट डजंट मीन के इम्पेयर हो रहे हैं। अब बना लो दूसरा पार्ट।